Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 15 of differential equation. Layout of the lecture is, first I will give you a recall of the previous method which we have studied in the last lectures. Then the content of the current lecture is homogeneous linear system. We will try to find the solution of this system with the help of eigenvalues and eigenvectors. When we deal with eigenvalues and eigenvectors, we again move toward the roots. The roots will be distinct and real, complex. The third case, that is repeated roots, we will study those repeated roots in the next lecture. After that, we will move toward the example. After solving the examples, finally there will be some questions, practice exercise. Recall, let us take a system of linear differential equations. L1x plus L2y is equal to g1 of x. L3x plus L4y is equals to g2 of x. What we have to do is we have to find the solution of this system. ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये सिस्टम उस सूरत में बनेगी जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ. If the independent variable is same, we consider that t is the independent variable in these both equations. हमने दो मेथड पढ़े थे. One of them was determinant method. Second one was simultaneously solving these equations. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ determinant method. Determinant method basically Cramer's rule था. Cramer's rule was x is equals to w1 by w, where this w is the coefficient matrix L1, L2, L3, L4, where these L1, L2, L3, L4 are not the constants, they are the operators. ये operators हैं, so इस वजह से we are not dividing it like w1 by w, we are writing it like w into x is equals to w1. जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल जो मैट्रिक्स हमारे पास बनती थी दैट वाज L1, L2, L3, L4 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ से आती है और फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट होती है दैट इज G1, G2, L2, L4. इसी तरह वी कैन फाइंड Y यूजिंग द सेम पैटर्न. अगर मैं इस मैट्रिक्स को ओपन करता हूँ, x की इक्वेशन जनरेट करता हूँ, तो x की इक्वेशन मेरे पास बनती है L1 मल्टीप्लाई बाय L4 माइनस L2 L3, where these L's are the operators. ये D की फॉर्म में होंगे. x is equals to G1 L4 minus L2 G2. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसको आगे सॉल्व करने के लिए आपने नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने का कोई भी मेथड है वो अडॉप्ट करना है. चाहे तो आप अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट अप्लाई करें, इनहिलेटर अप्रोच अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई करें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, जो मर्जी मेथड अप्लाई करें. आपने फाइंड करना है YC और XC और X ऑफ P. दिस इज X ऑफ C. जब दोनों XC XP आ जाएंगे then your solution x is equals to xc plus xp सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. ये बेसिकली मेथड था जिसे डिटर्मिनेंट मेथड का नाम दिया गया है. सेकेंड वन वाज साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द इक्वेशंस. साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का पैटर्न ये होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में से दो इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस जितनी भी इक्वेशंस हैं, नॉर्मली हमने दो की एग्जांपल्स की हैं.
दो इक्वेशंस में से साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट x। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जो y की होगी, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देन एलिमिनेट y, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सिर्फ x को रिटेन करेगी। देन यू हैव टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे मैंने एक स्टेप किया है जिसमें मैंने x को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, सॉरी y को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। y को एलिमिनेट करना है मैंने, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से जो y का कोफिशिएंट है सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड का कोफिशिएंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। देन अगर दोनों के साइन सेम होते हैं, व्हाट आई हैव टू डू इज टू सब्ट्रैक्ट, ताकि कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट किया, जो फाइनली मेरे पास फॉर्म आती है दैट इज L2 L1x माइनस L2 L3x, एंड सिंपली ये L2 और L4 G से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस फॉर्म में आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन के बाद। अगर मैं इस पार्ट में से x कॉमन लेता हूं और इस पार्ट को एज इट इज लिख देता हूं तो मेरे पास फाइनल ये इक्वेशन बनती है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, L1 L2 ये ऑपरेटर्स हैं, ये D की फॉर्म में होंगे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगेन वही स्टेटमेंट कि आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, यू हैव टू फाइंड x ऑफ c एंड x ऑफ p। दोनों को फाइंड करने के बाद दोनों को जब आप ऐड करेंगे, फाइनली आपके पास x आ जाएगा। आप लोग एक बात पे कंफ्यूज हुए थे कि आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सके कि कहाँ पर साइमल्टेनियस मेथड यूज़ करना है और कहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर एक जुमला, जो मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनमें अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो x की डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड बन रही है और जो x की डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड बन रही है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। L1 L4 माइनस L2 L3 x इज इक्वल टू G1 L4 माइनस L2 G2। अगर इसको भी चेक करेंगे, यू विल गेट द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आप मेथड डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं या साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आपका सेम आता है। सो जब भी आपके पास सिस्टम को सॉल्व करना पड़े, इट इज़ अप टू योर सिलेक्शन कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। जिस पे आपकी कमांड अच्छी है आप उसको फॉलो करें। फिर अगेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है उस पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अगेन जिस पे आपकी कमांड अच्छी है आप उस मेथड को अप्लाई करेंगे। Now let us move toward the contents of today's lecture. Today we are going to solve the homogeneous linear system. In the present lecture we will learn to solve the homogeneous linear system of linear differential equation with real constant coefficients. सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो डिफरेंशियल किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनका मतलब क्या है, वो कैसे करते थे। Suppose we have a system of equations 2x plus 3y is equals to 4, 3x plus 4y is equals to 9। तो जब आप इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यू नॉर्मली राइट इट लाइक 2 3 4 x y is equals to 4 and 9। इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो dx by dt, तो वी नॉर्मली राइट इट लाइक दिस। dx by dt एक तरफ होता है और x और y दोनों दूसरी तरफ होते हैं। तो x और y के कोफिशिएंट्स को हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, उसी स्टाइल से जिस स्टाइल से यहाँ पर लिखा हुआ है, x y एंड dx by dt dy by dt इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप उसे a का नाम देते थे और वेरिएबल मैट्रिक्स को x का नाम देते थे और राइट साइड की जो मैट्रिक्स है उसे आप b का नाम देते थे और फिर सिस्टम सॉल्व करने की बात करते थे। यहाँ पर
हमारे पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसे x का नाम दे रहे हैं, और ये जो डेरिवेटिव वाली मैट्रिक्स है इट इज सिंपली d बाय dt, कॉमन ले लूं तो x y की फॉर्म में लिखी है, विच कैन बी रिटन एज d बाय dt x or x prime, where prime is the derivative with respect to the time t. So x prime, अगर मैं इसे, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसे मैं x प्राइम का नाम दे दूं, A मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ जाएगी, दिस मैट्रिक्स विल बी x मैट्रिक्स, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो रिप्रेजेंटेशन बनती है वो ये बनती है। मैं इसे अलग से लिख दूं कि इसकी जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन बनेगी दैट विल बी x प्राइम इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स विच मे बी नेम्ड एज A एंड x, ये रिप्रेजेंटेशन बनती है, विच इज सेम एज a differential equation of the first order. Now suppose that x1 and x2 denote the vectors. x1 और x2 अगर vectors हैं, और if we claim that x1 and x2 are the solution of this differential equation, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ जो हमारे पास सिंपल सी एक इक्वेशन होती है, ये दोनों वन वेरिएबल की फॉर्म में अब आ चुकी है, ये इक्वेशन सिंपल कैपिटल x की फॉर्म में एक वेरिएबल है इस वक्त। मैं एक वेरिएबल की एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 और वट एवर। अगर मैं ये कह देता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब ये होता है कि जब आप x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आंसर वही आता है जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, देन x इक्वल्स टू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर आंसर वो नहीं आता, डिफरेंट आ जाता है जैसा कि अभी आया है, then x equals to 2 is not the solution of this differential this equation। सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन की एग्जांपल दी है मैंने। ये बात बड़ी बेसिक सी क्लासेस में आपने पढ़ी है, अब उसे डिफरेंशियल की फॉर्म में आपने देखना है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक्स वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है, एक्स वाई का मतलब ये है कि वो कॉलम की फॉर्म में होगा, e पावर माइनस 2t माइनस e पावर माइनस 2। क्वेश्चन ये कहता है कि x1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इफ x1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो थीम मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेटिस्फाई अगर करेगा तो आप x प्राइम की जगह पे x1 प्राइम लिखेंगे, दैट मीन्स x1 प्राइम इज इक्वल्स टू a ऑफ x। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो जाए, देन x1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेम इज द केस, अगर x2 इसका सोल्यूशन है तो x2 भी ऐसी एक इक्वेशन जनरेट करेगा, दैट विल बी x2 प्राइम इक्वल्स टू a x2। तो x2 इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज x2 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब फर्स्ट मैं वेरीफाई करता हूं x1 प्राइम को। सबसे पहले मैंने ले लिया x1 प्राइम, x1 प्राइम का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू t मैंने डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह मैंने x2 प्राइम ले लिया, x2 का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने क्या किया कि अब लेफ्ट हैंड साइड जनरेट की, ax1। ax1 का मतलब ये है कि मेरे पास जो a क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसको मैंने x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरे पास वही टर्म आती है जो कि x1 है, जो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, अगर ये चीज हो जाती है, then I will say that x1 is the solution of this differential equation। Similarly, अगर x2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, then I will say that x2 is the solution of this differential equation। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ से जो बातें आपको समझ आ जानी चाहिए वो ये हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से जनरेट रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है,
तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी, वो एक नंबर नहीं होगा। वो जो सोल्यूशन होगा वो उस मैट्रिक्स से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया? हियर x2 मल्टीप्लिकेशन के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो x2 इज आल्सो द सॉल्यूशन। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा था कि दो जब भी सॉल्यूशन आते हैं तो हम चेक करते हैं उनका रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन ऐसे नहीं चेक करना आपने जैसे आप पहले करते थे कि x प्राइम ओवर x ओवर फिर सेकंड कॉलम में रो में x प्राइम लिखते थे। यहां पर आपके पास पूरी कंप्लीट एक x आएगा, x1 आएगा, फिर यहां पर आपका x2 आएगा। इफ द रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं देन वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि दोनों को प्लस करके हम लिख सकते हैं, एंड हेंस दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। यहाँ से जो बातें कंक्लूड करने की हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता चल जानी चाहिए, जिन्हें आगे मैंने यूज़ करना है, वो ये हैं। जब कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होता है, वेयर दिस -2 +6 के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी दैट विल बी k1 एंड k2, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है? फाइनली, अगर the equation arises whether we can always find a solution of the homogeneous system of n cross n matrix of constants of the form, वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है जो कांस्टेंट्स हैं, देन इट विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप। ये उसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कंटेंट ऑफ द लेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे पास लेमडा है e की पावर में, दिस लेमडा is named as eigenvalue। A एक मैट्रिक्स है और ये कॉलम की फॉर्म में है। अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसका एक ही कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी आप रख लें, कॉलम एक होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है, दैट विल बी नेम्ड एज आइगन वेक्टर। अब यहां से जो काम अभी तक हमने किया है उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम का आइगन वैल्यू और उससे रिलेटेड आइगन वेक्टर मिल जाता है, यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमने अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक है आइगन वैल्यूज और दूसरे हैं आइगन वेक्टर्स। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसका सोल्यूशन कंप्लीट है। और सोल्यूशन लिखने का पैटर्न क्या होगा? सोल्यूशन लिखने का पैटर्न ये होगा कि आइगन वेक्टर आएगा कॉलम के फॉर्म में, e पावर आइगन वैल्यू इनटू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। Now let us move toward the examples. On this page, I will explain you how to find the eigenvalues and eigenvectors of any system of differential equation. लास्ट पेज में हमने ये पढ़ा था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हमने डिनोट किया था x प्राइम इज इक्वल्स टू a of x, this is basically the representation of first order differential equation। और ये मैट्रिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में फाइनली आप इस तरह लिख सकते हैं।
फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये सॉल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सॉल्यूशन की फॉर्म होगी। अब हमारा काम क्या है, हमने के कैलकुलेट करना है और लेमडा कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। और ये चीज गिवन है कि दिस इज द ये वी नो इट के ई पावर लैम्डा टी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस एक्स प्राइम की जगह अगर आप इसे पुट करना चाहें, यू कैन पुट इट ए, एक्स की जगह पे वो वैल्यूज पुट कर दें, यू विल गेट दिस टर्म। आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। एक्सपोनेंट, यू नो एक्सपोनेंट ऑफ lambda t can never be equals to zero, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है। तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन फाइनल बनता है, a minus lambda I k is equals to zero. This represents a system of linear algebraic equations. ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वेशन थी, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स थी। ये एक नंबर है जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी कांस्टेंट नंबर्स के ऊपर रिलेटेड एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ये सब कांस्टेंट्स है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर बीच में नहीं आ रहा। जब डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं आ रहा तो ये एक सादी सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स है। इससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, वो अलजेब्राइक इक्वेशन होगी। द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज कन्वर्टेड इनटू अलजेब्राइक इक्वेशंस। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इससे रिलेटेड अलजेब्राइक इक्वेशंस बनाएंगे और वो इस तरीके से बनाएंगे। has a non-trivial solution x if there exists a non-trivial solution k। देखें, जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक सॉल्यूशन जो ऑटोमेटिकली आता है वो ये है कि पुट वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू जीरो। होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो ये कंफर्म होता है कि पुट द वेरिएबल इक्वल टू जीरो। सो जब वेरिएबल इक्वल टू जीरो नहीं होता तो उसे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जाते। ऑफ द सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन, इसका मतलब है जब आप नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस केस में यू हैव टू पुट के नॉट इक्वल टू जीरो। जब आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो के को जीरो नहीं होना चाहिए। जब के जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि a माइनस लैम्डा आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। If it is equals to zero, it means its determinant is equals to zero. Its determinant is equals to zero. ठीक। अब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, ये जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा बात आपको क्लियर होगी। ये बेसिकली एक इक्वेशन होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन होगी जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले जनरेट की थी। वहां से आप m की वैल्यूज फाइंड आउट किया करते थे। वो जो m की वैल्यूज आया करती थी वो या तो डिस्टिंक्ट रियल होती थी या उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती थी। यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो m की नहीं होंगी, वो लैम्डा की होंगी। ठीक है, और यहां से आने वाली वैल्यूज का नाम आइगन वैल्यूज होगा। अब वो वैल्यूज कैसे आती हैं ये एग्जांपल करते हैं ताकि आपको बात समझ आए। मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस क्या है, डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज जैसे मैंने आपसे कहा कि m की वैल्यूज होंगी, उनकी बात हो रही है। सपोज दैट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स होगी A, इसकी बात हो रही है इन द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। हम सिर्फ इस A के जो रूट्स निकालते हैं उन्हें आइगन वैल्यूज कहते हैं। और वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन एक दी है, फिर भी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। ये जो A के रूट्स होंगे इन्हें हम आइगन वैल्यूज कहेंगे, दीज आर द आइगन वैल्यूज लैम्डा की फॉर्म में। और जो उनसे रिलेटेड कॉलम वेक्टर्स आएंगे उन्हें हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं। लैम्डा 1 से रिलेटेड जो वेक्टर आता है उसे k1 कहते हैं, जो लैम्डा 2 से रिलेटेड होता है उसे k2 कहते हैं, इसी तरह लैम्डा n से रिलेटेड जो होगा उसे kn कहेंगे। Then the general solution of the system can be written as C1 K1 e power lambda 1 t, C2 K2, basically this K is
द कैपिटल के, ये स्मॉल के नहीं है, ये कैपिटल के होगा, क्योंकि जो इसका पहला सोल्यूशन है वो होगा कैपिटल K1 मल्टीप्लाई बाय ई पावर लैम्डा 1t, और जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो होगा K2 मल्टीप्लाई बाय ई पावर लैम्डा 2t। सो ये सेकंड सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन के साथ C1, सेकंड सोल्यूशन के साथ C2 होगा। नाउ मूव टुवर्ड द एग्जैक्ट एग्जांपल। लेट अस टेक a system of differential equation. System is first order, दोनों जो differential equations हैं उनका order 1 है। मैंने आपसे ये कहा था कि this system can be written in the form of x prime is equals to a of x। x prime का मतलब होगा जो d वाली टर्म्स हैं, x का मतलब होगा xy, a का मतलब होगा जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 2 and 1। ये आ गया a, ये हो गया x और ये हो गया x prime। a, मैंने आपसे ये कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। यहां से जितने भी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। a है लैम्डा, वी हैव टू फाइंड इट। i द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 भी होती है, 3x3 भी होती है, 4x4 भी होती है। आपको उतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए जितनी A की डायमेंशंस हैं। दैट मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 1, 2x2। A माइनस लेमडा आई, इसके साथ जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो 1 है ये लेमडा बन जाएगा, ये 1 भी लेमडा बन जाएगा। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस लेमडा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। लेमडा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है और उसे इक्वल्स टू 0 रख देना है। तो ये एक इक्वेशन बनेगी जो अलजेब्राइक इक्वेशन होगी जिसमें d नहीं होगा। डिटर्मिनेंट लिया, यू गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4। डिटर्मिनेंट लेने का पैटर्न वही होगा, टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है विद द नेगेटिव साइन बिटवीन देम। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, इससे हमें कोई परवाह नहीं, हमें जस्ट फैक्टर्स चाहिए। लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड 4। दोनों के बारे में हमें इतना पता है कि बोथ ऑफ देम आर द रियल नंबर्स। दोनों डिफरेंट भी हैं, डिस्टिंक्ट हो गए। सो द केस इज eigenvalues are real and distinct, and these are called the eigenvalues of the system of differential equation. So जब eigenvalues आ जाएं, next target is we have to find the eigenvector with respect to -1, we have to find the eigenvector with respect to this 4। जो -1 से related होगा that will be named as K1, और जो 4 से related होगा that will be named as K2। स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द आइगन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू -1। एक इक्वेशन जो हमें पता है वो ये है कि याद रखिएगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि हम फाइंड करेंगे जब k, तो k एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स होगी तो ये 2x2 की सारी बातें चल रही हैं, तो ये k1 होगा और ये k2 होगा। दीज आर स्मॉल केस और दिस वन इज द कैपिटल K। एक इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है a माइनस लेमडा आई के इज इक्वल्स टू, हमने ये कहा था, यहाँ से जो मैंने कंडीशन अप्लाई की थी वो मैंने ये कहा था कि k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, और फिर इस पार्ट को लेके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी। उसी इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है, जहाँ लेमडा था वहाँ -1 पुट कर दिया है। मैं आपको इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाता हूँ। a माइनस लेमडा आई, इट वॉज बेसिकली 2 माइनस लेमडा, 3, 2
और 1 माइनस लैम्डा यूँ लिखा हुआ था लास्ट पेज पे। जहाँ पे लैम्डा लिखा है वहाँ पे मैंने अब क्या पुट कर देना है -1, तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 2 1 + 1, ये फॉर्म बन जाती है। के जो कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की बातें हो रही हैं तो ये 2 क्रॉस 1 कॉलम होगा, रोज नंबर ऑफ रोज 2 होंगी। मल्टीप्लाई करते हैं इसको अरेंज करने के बाद, अरेंज करने का मतलब ये होगा कि 2 + 1 3 होगा, ये भी 3, ये 2, ये भी 2। मल्टीप्लाई करते हैं K1 और K2 के साथ, हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनती है, फाइनल इक्वेशंस बनती हैं वो ये बन गई। टारगेट क्या है? टारगेट इज टू फाइंड स्मॉल k एंड स्मॉल k1 एंड स्मॉल k2। जब स्मॉल k1 स्मॉल k2 दोनों आ जाएंगे, इट का मतलब ये होता है k1 कैपिटल K हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं या क्रैमर्स रूल लगाते हैं, आगे आपकी मर्जी है। अगर इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास जो k1 जनरेट होता है वो इन टर्म्स ऑफ k2 आएगा -k2। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसका मैं आपको इतना बता दूं कि जब नंबर ऑफ अननोन, ये जुमला मैं कई दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ, जब नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होती हैं देन यू कैन फाइंड द अननोन्स। अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, k1 और k2 दो हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं, 1 और 2 हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अगर ऐसा हो जाए कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कुछ कॉमन लेने के बाद सेम हो जाती हैं तो फिर हम इन्हें दो डिफरेंट नहीं गिनेंगे, ये एक ही इक्वेशन है जो दो दफ़ा लिखी हुई है। सो सिचुएशन क्या है कि नंबर ऑफ अननोन्स इस वक्त 2 हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 हैं। अब हम k1 k2 दोनों फाइंड नहीं कर सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक काम ये कर सकते हैं कि एक अननोन को दूसरे की फॉर्म में लिख लें। ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है जो आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, और अगर आप फिर रिवाइज करना चाहें तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसे आप एक दफ़ा देख लें तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ। k1 इज इक्वल्स टू k2, तो हमारे पास जो कैपिटल K बनेगा वो क्या था, वो k1 था, k2 था, और यहाँ पर मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है k1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k2। k1 जो k2 है वो माइनस ऑफ k1 की इक्विवेलेंट है, ये बन गया। अब अगर मैं k1 कॉमन लेता हूं तो ये बन जाता है 1 और -1। अगर मैं लेट कर देता हूं कि k1 की वैल्यू, जो स्मॉल k1 है उसकी बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे पास कैपिटल K क्या आता है, 1 एंड -1। ठीक, अगर आप कहते हैं कि k1 की वैल्यू स्मॉल k1 की 1 नहीं लेट करते, आप कुछ और लेट करना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस जो मर्जी लेट करें। यहाँ पर क्या हुआ है, तो वी कैन चूज वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k2 आर्बिट्रेरीली। यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि k2 को सिलेक्ट किया है, रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद जो आपके पास फाइनल k1 बनता है, जो मैट्रिक्स बन रही है वो वही बन रही है जो मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है। दिस इज बेसिकली द आइगन वेक्टर रिलेटेड टू द फर्स्ट आइगन वैल्यू। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड आइगन वेक्टर रिलेटेड टू द सेकंड आइगन वैल्यू। उसी पैटर्न पे उसी तरीके से मूव करेंगे, जहां लैम्डा लिखा था वहां पर 4 पुट कर दिया, जहां k लिखा था वहां k1 k2 एज इट इज रहने दें। उसी पैटर्न पे आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। इन दो इक्वेशंस, नॉर्मली ये दो इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं, अगर सेम आ जाएं तो फिर उसी पैटर्न पे चलेंगे, अगर डिफरेंट आ जाएं तो फिर प्लस माइनस करके k1 k2 दोनों एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट करने के बाद अगेन बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। इफ द इक्वेशंस आर सेम तो फिर आप k1 या k2 दोनों में से किसी एक को लेट करते हैं। लेट करते वक्त आप जो मर्जी वैल्यू अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल k2 को 2 लेट कर लें, k1 एक वेरिएबल लेट करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली आता है। अगर आप k2 को 2 लेट करते हैं, 2 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। अगर k1 को 1 k2 को 1 लेट करते हैं
तो K2 की जगह पे 1 आ जाएगा, K1 की जगह 3/2 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास रेशो वही रहेगी। वंस कैपिटल K1 एंड कैपिटल K2 इज कंप्लीट, तो आपने ये देखा था कि जो इसका पहला सोल्यूशन होगा दैट विल बी कैपिटल K1 e पावर लैम्डा t, और जो दूसरा सोल्यूशन होगा दैट विल बी कैपिटल K2 e पावर लैम्डा 2t if this one is lambda 1। इसी पैटर्न पे हम कैपिटल K1 लिखेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू -1 थी, t x2 फाइंड आउट कर देता हूँ, K2 लैम्डा 2 की जगह पे 4, t विल रिमेन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों को प्लस करके लिख दें, एंड हेंस द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब होगा यू हैव टू फाइंड x एंड y। लेट अस टेक one more example, this time 3x3 की मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। उसी पैटर्न पे x प्राइम इज इक्वल्स टू ax, a विल बी 3x3 क्योंकि x, y और z आ गए। x, y और z का मतलब ये है कि और x विल बी x, y, z, आपने x भी कैलकुलेट करना है, y भी कैलकुलेट करना है और z भी कैलकुलेट करना है। a आ गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए जो हम बनाते हैं a माइनस लेमडा ऑफ i, दिस इज बेसिकली अ मैट्रिक्स, और जब आप इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। a 3x3 है, तो जो हमारे पास i जनरेट होगा, i भी 3x3 जनरेट होगा। लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 की एंट्रीज हैं ये लेमडा लेमडा बन जाएंगी। a माइनस लेमडा i लिखने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो लेमडा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में आता है। नेक्स्ट what we have to do is to take the determinant and put it equal to 0. Here we will take the determinant, put it equal to 0. डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप पहले इसकी रोज कॉलम्स को रिड्यूस करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं, या कोई भी मेथड अडॉप्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा का, हमें उससे कोई परवाह नहीं, बस डिटर्मिनेंट लेना है, वो जैसे मर्जी आप ले लें। डिटर्मिनेंट जब आप लेंगे देन यू विल हैव दिस इक्वेशन, इस तरह की एक इक्वेशन जनरेट होगी। वो जो इक्वेशन होगी वहां से जब आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी दोज विल बी -3, -4 एंड 5। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, यहाँ तक कैसे पहुंचना है, अगेन वो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो आप लोग खुद इस मसले को सॉर्ट आउट करें। लेमडा की 3 वैल्यूज आएंगी, तीनों रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। वंस और लेमडा मैंने आपसे कहा है ये आइगन वैल्यूज हैं। आइगन वैल्यूज जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तब उसके बाद आपने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। हम तीनों आइगन वेक्टर्स को 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन a माइनस लैम्डा i k इज इक्वल टू 0। अगेन इस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो इसको देखने में या इस तरह के 3x3 मैट्रिक्स या इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो आप एक दफ़ा अपने लीनियर अलजेब्रा के नोट्स से गो थ्रू कर लें, लेक्चर्स, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उधर 3 टाइप के सॉल्यूशंस थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, एक जो भी वो लेक्चर था, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स, ये लेक्चर आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो कैपिटल के मैट्रिक्स जनरेट होगी वो भी कॉलम 1 होगा मगर नंबर ऑफ रोज 3 होंगी। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ
here to solve it for -3 हम जिस मेथड को अडॉप्ट करेंगे वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे पहले मेथड आपने पढ़ा था वो यही था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है और वो क्या कहता है, दो तीन जुमले बोलता हूँ, अगर रिवाइज हो गया वेल एंड गुड, अगर रिवाइज नहीं हुआ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा लीनियर अलजेब्रा के नोट्स ओपन करें और वहां से इस चीज को रिवाइज कर लें। गॉस एलिमिनेशन मेथड ये कहता था कि आपके पास जब कोई भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है तो आप क्या करें कि जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसकी बात हो रही है, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आप पहले रिड्यूस कर लें, फिर उसके बाद इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें और अपने अननोन्स फाइंड आउट कर लें। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड था और रिड्यूस करने के लिए उसने वो रो ऑपरेशन को रिकमेंड किया था कि आप उस ऑपरेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि -3 के लिए ये मेथड यूज करता हूँ। जब -3 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा -4, -3 की जगह पे +3 होगा तो इट विल बी -1 1 1 1 5 plus 3 will be 8, -1 0 0 -1 plus 3 will be 0। so ये इस फॉर्म में आ जाएगा जो ये लिखी हुई है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड ये कहता था कि आप इसको पहले रिड्यूस कर लें। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि रो ऑपरेशन अप्लाई करके कुछ टर्म्स को सॉल्व करें, डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशंस ना बनाएं। मगर अगर आप कहते हैं कि हमें गॉस एलिमिनेशन नहीं आता, हमारा रिवाइज भी नहीं हुआ, हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ भी नहीं जाना चाहते, तो आपकी मर्जी है, आप यहीं से डायरेक्ट 3 इक्वेशंस बना लें। इसको आप डायरेक्ट यूं भी कर सकते हैं कि आप -1 1 1 1 8 -1 0 1 0 K1 K2 K3 is equals to 0 0 0। आप इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो बनती है वो बनेगी K1 प्लस K8 K2 माइनस K3 इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड इक्वेशन जो बनती है वो K3 इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशंस आएंगी, तीनों को प्लस माइनस करके आप सॉल्व करें। आप ये काम भी करना चाहें तो इट इज ऑल योर चॉइस। गॉस एलिमिनेशन भी आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहें तो अप्लाई करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, वो कोई कंडीशन नहीं है। मगर जिसको आता है मैथमेटिकल वर्क अलजेब्राइक साइमल्टेनियस सॉल्व करना कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उससे बचने के लिए हम गॉस एलिमिनेशन यूज करते हैं। मैं पहले गॉस एलिमिनेशन से एलिमिनेट करता हूँ, ये ऑपरेशंस अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ऊपर ये जो लिखी हुई है 3x3 की, वो इस फॉर्म में आ जाएगी। जब इस फॉर्म में आ जाए तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूँ, इक्वेशंस बनाना आई होप सो आपको आता है कि इधर रो वाइज हम कॉलम वाइज मूव होते हैं और इधर रो वाइज मूव करते हैं। जब दो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिसेस की तो इट विल बी K1 माइनस K3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 होगा। फिर सेकंड में जस्ट K2 है, K2 इज इक्वल्स टू ये सेकंड है 0, और थर्ड 0 है इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देखें तो आपके पास K2 आ चुका है, K1 इन टर्म्स ऑफ K3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि K1 इज इक्वल्स टू K3 आ जाएगा। तो K1 डायरेक्ट नहीं आया, तो K2 जो आपके पास कैपिटल K बनेगा देन इट वाज K1 K2 K3। आपकी अपनी चॉइस है, K1 को K3 की K1 की फॉर्म में लिखें या K3 की फॉर्म में लिखें। मैं K1 की फॉर्म में लिखता हूँ K1, K2 डायरेक्ट 0 आ चुका है और K3 वैसा ही है जैसा K1 है, K1 1 0 1, K1 को कॉमन लेने के बाद। अब
आप ये कहते हैं कि मैं k1 को लेट कर लूँ 1, तो ये मेरा कॉलम जो होगा ये एग्जैक्टली कैपिटल K हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि k1 को 2 लेट कर दें तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर k1 को जो मर्जी लेट करें और फिर यहाँ से निकाल दें। अपनी आसानी के लिए यहाँ पर k1 को 1 लेट किया है तो k3 भी 1 आ जाएगा। इट विल बी 1 0 1। ये आपके पास आइगन वेक्टर आता है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -3। इसे बोलेंगे यूं, कैपिटल K 1 0 1 is an eigenvector corresponding to the eigenvalue -3। इसी तरह हम corresponding eigenvectors फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग आइगन वैल्यूज के लिए। रिमेनिंग आइगन वैल्यूज हैं -4 एंड +5। -4 अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, k1 k2 k3 की वैल्यूज कुछ और आएंगी। फिर 5 पुट करेंगे, k1 k2 k3 की वैल्यूज फिर कुछ और आएंगी। वो जो भी वैल्यूज आएंगी हम उन्हें वेक्टर्स कहेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, 4 और 5 की कैलकुलेट करना शो मैं नहीं किया, मगर नोट्स में वो लिखी हुई हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा। कंफ्यूजन हुई तो हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। x1 जो ये आई थी हमारे पास वैल्यू, ये उसको लिखने का मेथड। सेकंड सॉल्यूशन, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड द थर्ड आइगन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी और बता दूं कि मैंने आपको स्टार्ट में इस क्वेश्चन के कहा था कि आपका जो x होगा दैट विल बी x, y एंड z। अगर मैं क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ कहा जाए कि x कैलकुलेट करके बताएं, y और z ना हमें नहीं चाहिए, तो उसका मतलब तब भी आपने यहाँ तक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ से आगे आपको क्या करना पड़ेगा, x को अलग कर लें, y को अलग कर लें, z को अलग कर लें। जो पहली रो होगी दैट विल बी एसोसिएटेड टू द फर्स्ट रो, सेकंड रो होगी दैट विल बी एसोसिएटेड टू द सेकंड रो, थर्ड रो होगी दैट विल बी एसोसिएटेड टू द थर्ड रो। दैट मीन्स कि अगर मैं x कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इट विल बी c1 e पावर -3 ऑफ t प्लस c2 10 e पावर -4 ऑफ t प्लस c3 e पावर 5 ऑफ t। ये मेरे पास x की वैल्यू होगी। इसी तरह आप x के y और z कैलकुलेट करना चाहें तो वो इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं।